गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षा में हमने हमारा हिंदी व्याकरण में सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार, यह शुरू किया था और उसमें हमने वर्ण की परिभाषा और वर्णमाला की परिभाषा कर ली थी। आज हम करेंगे वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के प्रकार करने से पहले हम एक बार वर्ण की परिभाषा कर लेते हैं। तो वर्ण की परिभाषा मैंने क्या बताई थी आपको कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। और वर्णमाला क्या थी कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। तो आगे करते हैं हम वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? दो, स्वर और व्यंजन। ठीक है, पहले आज हम करेंगे स्वर और इसके स्वर के भेद। तो आइए स्वर की परिभाषा करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते हुए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, यानी कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के जिन वर्णों का उच्चारण हो जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो बच्चों, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है स्वरों की संख्या? 11। कौन कौन से? अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो कितने हो गए ये सारे के सारे स्वर? 11। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई हमारी? टोटल 11। आगे करते हैं हम स्वर के भेद। यानी कि जो ये 11 स्वर हैं, क्या ये सारे एक जैसे हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से इन स्वरों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो स्वर के बेटा 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, पहला ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। आइए पहले हम करते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है? ये होते हैं बेटा संख्या में 4 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। ठीक है, ये 4 होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। जब हम इनको बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है। आगे करते हैं हम दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो दीर्घ का मतलब होता है बेटा बड़ा। और इसकी परिभाषा होती है जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे। ठीक है, तो दीर्घ स्वर कौन से होंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? ये होते हैं बेटा 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे? 7। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने थे? 4 थे। और दीर्घ स्वर हमारे कितने हुए? 7 हो गए। अब हम करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है बेटा? प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से
तिगुना समय लगे, यानी कि 3 गुना ज़्यादा समय इनमें लगता है। देखिए इसका निशान क्या होता है प्लुत स्वर का, ये होता है एस की तरह, जैसे इंग्लिश में लिखते हो ना आप एस, ऐसा ये निशान होता है। और जब ये प्लुत का मतलब ज़्यादातर प्रयोग कहाँ पर होता है, जब हम किसी को पुकारते हैं, जैसे राम, ओम, हे, ठीक है, राधा। तो यानी कि जब हम जैसे कोई लड़की है राधा, उसको पुकार रहे हैं राधा, तो इसमें ये प्लुत स्वर का प्रयोग हो रहा है। तो एक होता है जैसे अंग और तो वैसे तो आप इनको सुरों के साथ ही लिख देते हो, लेकिन जब हम इनको काउंट करते हैं तो ये इनसे अलग रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अयोगवाह। क्या बोलते हैं इनको, अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होते हैं कि जो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, ठीक है, ठीक है, ना तो ये स्वर होते हैं अयोगवाह, ना ये व्यंजन होते हैं। इन दोनों ये जो अयोगवाह होते हैं इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ ही हो जाता है, ठीक है। जो ये अंग है इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं बेटा, ठीक है। और जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग, ठीक है। संस्कृत में ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। विसर्ग, जो ये 2 ऐसे बिंदु होते हैं इनका प्रयोग क्या होता है, संस्कृत में ज़्यादा होता है। और जो ये विसर्ग होते हैं इसका उच्चारण किसकी तरह होता है की तरह होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये अंग है, अनुस्वार है, इसका मान लो ये जैसे इंदर, ई के साथ भी इसका प्रयोग हो रहा है, स्वर के साथ भी हो रहा है। अब जैसे देख ले संज्ञा, तो श क्या है, ये एक व्यंजन है, व्यंजन के साथ भी इसका प्रयोग हो रहा है। और जैसे देख लेते हैं गंगा, तो ग क्या है, ये एक व्यंजन है, तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो जो ये अयोगवाह है इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ हो रहा है। और जो ये विसर्ग होती है होती है, इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में जो तत्सम शब्द हैं उनमें मिलता है। और विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है, जैसे स्वतः, प्रातः, अतः। तो आई होप स्टूडेंट आपको वर्ण के में जो ये स्वर था और स्वर की परिभाषा और स्वर के भेद और ये अयोगवाह आपको समझ में आया होगा। व्यंजन और इसकी परिभाषा और इसके जो भेद हैं वह हम अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।